हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अव्वल लेवल की चल रही होगी। और मेरे भाइयों, भगवान करे कि आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आपकी बार उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है मेरे भाइयों, ऐसा मेरा सहयोग रहेगा आपके लिए। चलिए, तो आज का जो सेशन रहने वाला है मेरे भाइयों वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहां से कंपटीशन के अंतर्गत एक क्वेश्चन पक्का आप मान के चलिए। राजस्थान के भूगोल का जो अपन का 0 to हीरो बैच चल रहा है उसके अंतर्गत अपन आ चुके हैं भौतिक प्रदेश पे। कल सामान्य जानकारी अपन ने देख ली थी। आज चर्चा होगी किस पे बेटा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पे अपन चर्चा करेंगे। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में चर्चा करने से पहले आपको यह बता देता हूं कि भाई सब लक्ष्य क्लासेस की अगर किसी भी बुक से संबंधित कोई अपडेट आपको चाहिए होती है मेरे भाइयों, बुक से संबंधित या बुक से संबंधित मैटर चाहिए होता है तो भाई सब अक्षांश टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाइयों। किसी भी नवीन जानकारी से संबंधित आपको कोई अपडेट चाहिए होती है, भर्ती से संबंधित, हमारे कंटेंट से संबंधित, इसके अलावा अन्य किसी चीज से संबंधित जो आपके पढ़ाई से संबंधित है, उसके लिए भाई साहब लक्ष्य क्लासेस उदयपुर व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा जो आपकी क्लासें हैं उनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेस उदयपुर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि आप हमारे परिवार का इनको ज्वाइन करके हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आगामी जो भी अपडेट होती है वो आपको आसानी से हम पहुंचा सकें। और अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की मेरे भाइयों। सेशन में शुरुआत यहां से हुई है। कल जो अपन ने पढ़ा था कि अपन ने थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ा था, जिसे राजस्थान के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। और जिसमें मैंने लास्ट बात पे आपको लाके छोड़ा था कि 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है इस मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। जहां 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है उसे शुष्क मरुस्थल कहते हैं, और जब 25 से 50 के बीच में जो भाग आ रहा था उसे बेटा अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो उसी को अपन आगे कंटिन्यूअस करते हैं मेरे भाइयों। सबसे पहली बात ये, जो मरुस्थल का अध्ययन किया गया है मेरे भाइयों, इसमें अपन ने देखा था कल कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा, इसे 25 सेंटीमीटर मेरे भाइयों समवर्षा रेखा के द्वारा, जी सर, और बेटा कितने भागों में बांटा गया था? तो आप सबको पता है कि ये 2 भागों में बांटा गया था। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा इस आपके मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था मेरे भाइयों? तो बेटा ये 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें से मेरे भाइयों एक मैंने कहा था आपके लिए रहेगा शुष्क मरुस्थल, जी सर, और एक आपके लिए रहेगा बेटा क्या? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और यहां पे आपने देखा कि शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा का एवरेज मैंने रखा था बेटा वो 0 से 25 सेंटीमीटर रहेगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इसे याद रखना बेटा, इस मरुस्थलीय प्रदेश को राठी प्रदेश भी कहा जाता है। सर राठी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रदेश का जिन जिलों के अंतर्गत विस्तार आता है वहां पे मूलतः मेरे भाइयों, मूलतः ये गाय की एक नस्ल है। मूलतः ये गाय की एक क्या है? नस्ल। ये गाय की नस्ल मेरे भाइयों उस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये गाय की नस्ल है जो उस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए बेटा इस आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को राठी प्रदेश भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ध्यान रखना। और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा बेटा वो कितना रहेगा? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखो इधर आ जाते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल पे। बताइए, जब उसमें 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रहेगी तो इसमें मैंने आपको कहा था 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। दूसरी बात, उसे राठी कहते हैं, तो ध्यान रखना इसे भाई साहब बांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है बेटा वो कितना है? 75,000। इसीलिए कल 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से मैंने ये कहा था कि ये समवर्षा रेखा इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है। जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे तो भाई साहब 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और इधर देखेंगे तो 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो कल को वो ये कह दे कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को जो 2 भागों में बांटती है, और गलती से वो शुष्क और अर्ध शुष्क नहीं लिखे और ऑप्शन में लिख दे भाई साहब इधर की तरफ राठी प्रदेश लिख दे, और इधर की तरफ आपके लिए लिख के दे दे भाई साहब बांगड़ प्रदेश, तो बेटा घबराना नहीं है। इन्हीं को कहते हैं बेटा, शुष्क मरुस्थल को ही राठी प्रदेश कहते हैं, अर्ध शुष्क को ही क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश कहते हैं। बोलो कल यहां तक बात अपनी हो चुकी थी? बिल्कुल हो चुकी थी। ओके मेरे भाइयों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। बेटा जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे जुड़ सके मेरे भाइयों और सभी को लाभ मिल सके। तो ये वाली बात तो आप सबकी क्लियर हो ही चुकी थी कल। अब इससे आगे बढ़ाते हैं बेटा सेशन को, और ध्यान से सुनना हर एक चीज को भाई साहब। आज वैसे ही याद करा दूंगा चीजों को। ये भाई साहब अपना आ जाता है बेटा क्या? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब सुनना मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं बात ये कर लेता हूं बेटा कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का अर्थ क्या है।
शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का अर्थ क्या है? तो इसका मीनिंग होता है बेटा, जहां पे आपके 25 सेंटीमीटर से मेरे भाइयों कम वर्षा वाला क्षेत्र, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र मेरे भाइयों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है सर, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जो आपने कहा वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से आपने कम बताया मेरे भाइयों। अब सुनिए भाई साहब, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो एरिया रहेगा वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश रहेगा। अपन जब देख रहे थे तो कल इस प्रकार से आपके पास एक समवर्षा रेखा आई थी जिसको आपने कहा था 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, बिल्कुल कहा था सर। और इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से ध्यान देना, गजब की बात है, 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है आपकी ये, जी सर, ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है इसके मेरे भाइयों किधर आ जाइए आप, इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में आ जाइए। और पश्चिम में आने पर जो भाग आपको दिख रहा है बेटा, जो ये भाग आपको दिख रहा है बेटा, इसको कहते हैं मेरे भाइयों क्या बेटा, इसको कहते हैं अपन क्या, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये कहलाता है आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ओके सर, पहली बात तो ये कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो एरिया होता है बेटा उसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। ओके सर, अब बेटा अगली बात और बताता हूं आपके लिए यहां पे। जी सर बिल्कुल बताइए, इसका विस्तार कहां कहां पे रहेगा? तो देखो, एक जिला यहां पे आएगा आपको जैसलमेर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। एक जिला यहां पे रहेगा बेटा जिसे आप बाड़मेर कहेंगे, बिल्कुल ठीक सर। उत्तर की तरफ हम पढ़ के आ रहे हैं भाई साहब, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे यहां फलौदी आ जाता है, ठीक है सर। एक जिला आपका इसमें यह रहेगा जिसे आप बीकानेर कहेंगे, ठीक है सर। एक जिले की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो भाई साहब यहां पे जोधपुर रहेगा। कौन रहेगा? जोधपुर। और कुछ हिस्सा चूरू का भी आता है, तो कंप्लीट चूरू नहीं भाई साहब, आपका पश्चिमी चूरू। इसका मतलब इसमें जो आपका विस्तार रहने वाला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चारों बड़े जिले आ जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब जब आप भाई साहब बीकानेर और जैसलमेर को ले लेंगे तो बीच में फलौदी तो आएगा ही, बिल्कुल ठीक है। और एक ध्यान रखना, पश्चिमी चूरू। तो इन जिलों में विस्तार रहेगा आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। अब यहां जो वर्षा का औसत आया अपन का बताइए शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, 0 से 25, क्योंकि इधर से इधर जाने पे वर्षा बढ़ती है, तो एवरेज हो गया इसमें वर्षा का भाई साहब 0 से 25 सेंटीमीटर, ठीक सर। उपनाम अपन ने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को क्या दिया है? राठी प्रदेश कहा है। क्या कहा है? राठी प्रदेश। ओके। और क्षेत्रफल मैंने कितना बताया है इसका? तो बेटा ध्यान रखेंगे 1 लाख वर्ग किलोमीटर बताया है। और अगली बात और बता देता हूं बेटा, इसका जो विस्तार है वो मैंने कहां पे बताया है? तो इस मरुस्थल का जो विस्तार मैंने अभी आपको बताया है वो जैसलमेर में बताया है सर, मैंने बीकानेर के अंतर्गत बताया है आपको बेटा, मैंने बाड़मेर बताया है, ठीक है सर। मैंने भाई साहब इसके अलावा जोधपुर आपके सामने रखा है, जोधपुर के अलावा बेटा मैंने आपके फलौदी रखा है। और मेरे भाइयों एक जिला मैंने आपका पूरा नहीं लिया, उसका कुछ आंशिक भाग जिसे आप पश्चिमी चूरू कहते हैं। तो बेटा यहां आपका विस्तार रहेगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। पहले ये बताइए, यहां तक बात आपकी कंप्लीट है मेरे भाइयों? कंप्लीट है। तो देखो मुझे पता है आपका जो जुनून है सुबह जागने का और मेरे से पढ़ने का, वो मुझे और भी अंदर से ताकत दे रहा है मेरे भाइयों। ये जुनून ऐसे ही बना रहे, कैसे अपन एंड तक ज्योग्राफी में जाएंगे वो आप देखते चलिए। धीरे 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 करके भाई साहब आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में हम पूर्णतः आपके सहयोग के साथ लगा हुआ है पूरा लक्ष्य परिवार। और उसी परिवार के अंतर्गत एक क्लास आपको ये मिल रही है जो आपके कंटिन्यूअस 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 1 मिनट ऊपर नहीं जाती, 1 मिनट नीचे नहीं जाती है मेरे भाई। तो चलिए यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्षा का औसत ये रहेगा भाई साहब 0 से 25, उपनाम राठी प्रदेश रहेगा, क्षेत्रफल ये रहेगा, क्लियर है। और विस्तार में बेटा ये जिले रहेंगे। ओके, अब चलते हैं भाई साहब अगली बात पर। इस मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। देखो मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, सिस्टोमेटिक ढंग से चलना। हमने पूरे की पूरे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 2 भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। अब हम चल रहे हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पे, ठीक। और इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को फिर पुनः अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। जी सर, अभी बात को समझाता हूं इस जगह लाके आपको भाई साहब, अच्छे से सुनना क्या बात रहने वाली है ये। जी सर बताइए। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश को यहां पे लेके आते हैं अपन और फिर समझते हैं कि इस मरुस्थलीय प्रदेश को, मतलब कि मैं कहना चाहता हूं आपसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जी सर, तो ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसे फिर पुनः अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में? 2 भागों में। अब 2 भाग ये हैं, लेकिन यहां से समझो कैसे निकल के आए भाई साहब। जी सर बताइए।
तो जब आप इस प्रकार से भाई साहब मरुस्थलीय प्रदेश बना रहे थे, बिल्कुल बना रहे थे सर, बिल्कुल गजब की बात है सर। और यहां से आपने एक संवर्षा रेखा निकाली थी जिसको आपने कहा था 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, बिल्कुल कहा था सर। इस 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा से इधर का जो ये वाला भाग था ये आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, बिल्कुल था सर, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ओके सर। अब जब इसमें आप अंदर की तरफ जाएंगे तो इसमें जब अंदर की तरफ आप जाते हो मेरे भाइयों, तो यहां पे ध्यान रखना ये जैसलमेर रहा, ठीक है सर, ये आपका बाड़मेर रहा और ये जोधपुर रहा। इस वाले एरिया में इस जगह पे भाई साहब आपको चट्टानी या पथरीला भाग मिलेगा, ठीक है सर, संभाल लेंगे। और बाकी एरिया में रेत ही रेत मिलेगी। तो जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें अपन को दो टाइप का धरातल देखने को मिलता है बेटा। कितने टाइप का? दो टाइप का धरातल देखने को मिलता है। जी सर, एक तो बेटा वो भाग जो चट्टानी या पथरीला है, एक वो भाग जहां पे रेती रेत है। अब सुनना भाई साहब, जहां पे जो रेती रेत है और जहां पे चट्टानी या पथरीला भाग है, मेरी बात को सुनना अच्छे तरीके से भाई साहब। रेत के जो टीले होते हैं उनको अपन बालुका स्तूप कहते हैं, जो पवन के निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में आती है बेटा, उन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। जी सर। अब बताइए, ये तो चट्टानी या पथरीला भाग है तो यहां तो बालुका स्तूप नहीं बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। बाकी एरिया जो रेतीला आपको दिख रहा है वहां तो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को वापस से मैं दो भागों में बांटने के लिए जा रहा हूं भाई साहब, ए नंबर और बी नंबर के अंतर्गत। तो भाई साहब एक तो कहते हैं मेरे भाइयों इसे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश बोला जाता है एक एरिया को, तो और एक को बोलते हैं बेटा क्या? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ये ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट बात आपको बताइए। तो जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसे वापस से अध्ययन की दृष्टि से मैं दो भागों में बांट दिया बेटा। जी सर। एक रहेगा बालुका स्तूप, एक रहेगा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो चट्टानी या पथरीला भाग है, और एक जिसमें रेत के टीले मिलेंगे उसे कहेंगे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब अगर मैं इस पाप के पूरे की पूरे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 100% मान लूं तो बेटा उसमें से ये कितने पे है और ये कितने पे है? मैप देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये कम पोर्शन पे रहेगा, बिल्कुल दिख रहा है सर, और ये ज्यादा पोर्शन पे रहेगा। इसीलिए बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है बेटा वो 41.50 पे है। जी सर। और ऊपर वाला जो है बेटा वो 58.50% पे है। तो देखिए भाई साहब, ये आ गया आपके सामने बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जो बताइए कितने पे है? 41.50। और ये आ गया दूसरा पोर्शन जिसे आप कहेंगे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जो है 58.50। तो इसका मतलब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बेटा पुनः अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक बालुका स्तूप युक्त होता है, एक बालुका स्तूप मुक्त होता है। अब अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे बेटा किस पे? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पे। क्लियर है यहां तक सबका? बहुत बढ़िया भाई साहब। जी सर। ओके ओके मेरे भाइयों, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक सबका क्लियर हो गया? जी सर। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों इसके बाद, और आगे की जो बात आ रही है वो ये रही, बालुका स्तूप अपन ने किसको बाहर निकाल लिया? जी सर, अपन ले चुके हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ये लीजिए, ये अपन ने वहां से भाई साहब जो अपन ने अल्फाबेट के अंतर्गत ए नंबरिंग हेडिंग दिया था या बी दिया था, जो भी आपका, उसमें पहले मैं ये ले चुका हूं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। यहां एक पॉइंट को टारगेट कीजिए आप, क्या लगा हुआ है? मुक्त। तो इसका मतलब यहां रेत तो मिलेगी नहीं, और रेत नहीं मिलेगी तो बालुका स्तूप नहीं होंगे। बात तो ठीक कह रहे हैं सर। तो सबसे पहली बात तो इस प्रदेश में रेत की प्रधानता नहीं पाई जाती है। अब नहीं पाई जाती है तो फिर क्या रहेगा? बालुका स्तूपों का अभाव रहेगा। अब यहां पे सबसे पहले एक बात ये और समझ लीजिए आप कि सर ये बालुका स्तूप होता क्या है। तो मैंने यहां पे एक शब्द लिख रखा है कि यह एक पवन की भाई साहब निक्षेपणात्मक क्या है? स्थलाकृति है। जी सर। अब बालुका जो स्तूप है यहां तो नहीं पाए जाते, लेकिन बालुका स्तूप होता क्या है भाई साहब, इसे अच्छे से समझ लीजिए आप। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां पे ये कर लेता हूं आपसे कि जो बालुका स्तूप है ये पवन की एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति होती है। कैसी? निक्षेपणात्मक। तो बेटा जो पवन की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति होती है वो कितनी होती है, पहले ये सुन लो। तो जो पवन की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति जो होती है वो कितनी होती है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का मीनिंग पता है आप? क्या समझोगे यहां पे कि भाई साहब निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का मीनिंग होता है जब पवन अपने साथ मिट्टी के कणों को लेकर चलेगी तो उसे कहेंगे अपरदनात्मक, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनका जब जमाव करेगी उसे कहेंगे निक्षेपणात्मक।
तो मिट्टी का कटाव जो होता है उसे तो कहते हैं अपरदनात्मक, और जहां पे ये मिट्टी जमती है बेटा उसे कहते हैं निक्षेपणात्मक। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना कि बालुका स्तूप पवन की अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है बेटा, ये एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। इसमें पवन मिट्टी के कणों का जमाव करती है। अब वो किस किस प्रकार से जमाव करती है वो मैं बताऊंगा आपको। उसमें एक टाइप बालुका स्तूप भी रहता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रटना नहीं पड़ेगा कभी भी। चलिए, तो पवन की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव करती है तो कौन कौन सी बनती हैं? तो भाई साहब एक तो बनती है मेरे भाइयों जो आप पढ़ रहे हैं, जिसे आप कह रहे बालुका स्तूप, ये पवन की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, ठीक है सर। एक बनता है मेरे भाइयों लोयस, क्या बनता है? लोयस। और एक शब्द आता है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में उर्मिकाएं, क्या आता है? उर्मिकाएं। अब सर ये क्या होते हैं तो सुनो भाई साहब, जब क्या चले आपकी पवन, ठीक है, ये क्या चल रही है आपकी पवन, ओके सर, पवने अपने साथ क्या लेके चले भाई साहब? मिट्टी के कण, ओके गुरुजी, मिट्टी के कण। और ये जो पवनें चल रही है ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही हैं। जैसे ये निम्न वायुदाब पे पहुंची तो वहां इन्होंने मिट्टी के कणों का जो जमाव किया भाई साहब वो किस रूप में किया? इस रूप में किया। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टीले के रूप में मिट्टी के कणों का जमाव कर दिया, और क्या। तो भाई साहब जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव, ध्यान देना, कौन से रूप में करे? गुंबदाकार या मेरे साथियों टीले नुमा रूप में करे, तो वो बनने वाली संरचना बालुका स्तूप कहलाती है। गजब गुरुजी। और जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव एक भाई साहब समतल मैदान के रूप में करे, ऐसे बिल्कुल एक समतल मैदान के रूप में करे, जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव समतल मैदान के रूप में करे तो वो बनने वाली आकृति लोयस कहलाती है। और जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव मेरे भाइयों सागरीय लहर या तरंग के रूप में करे, जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव, ध्यान रखना भाई साहब, सागरीय लहर या मेरे भाइयों सागरीय तरंगों के रूप में करे, तो भाई साहब बनने वाली स्थलाकृति उर्मिकाएं कहलाती हैं। गजब की बात गुरुजी। अब सुनना, जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव गुंबदाकार या टीलेनुमा रूप में करे तो भाई साहब क्या बनता है? बालुका स्तूप। जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव समतल मैदान के रूप में करे तो क्या बनता है? लोयस। और जब सागरीय लहर या तरंगों के रूप में करे तो क्या बनता है? उर्मिकाएं। अब हम जो मरुस्थल पढ़ रहे हैं बेटा उसमें ये दोनों शब्द नहीं मिलते हैं, ना लोयस ना उर्मिकाएं। हमारे मरुस्थल में मिलता है आपको क्या? बालुका स्तूप। तो यहां से हर बच्चे के दिमाग में एक ये बात क्लियर हो चुकी है कि सर जो भी बालुका स्तूप बनाएंगे उसमें बनेगा तो टीला, बनेगी तो गुंबदाकार संरचना, पर बनने का तरीका कोई भी हो सकता है। गजब की बात सर। तो बालुका स्तूप का मीनिंग जितने भी टाइप पढ़ाऊं आपको उसमें एक बात ध्यान रखना, बस बनेगा तो टीला। अब वो बनेगा कैसे वो एक अलग बात है। हो सकता है समकोण पे बने, हो सकता है अर्धचंद्राकार में बने, हो सकता है और अन्य प्रकार से बने, पर बनेगा टीला। अगर टीला नहीं बना तो बालुका स्तूप नहीं है मेरे साथियों। तो यह समझ में आ गया आपको कि बालुका स्तूप किसे कहते हैं। और यह पवन की अपरदनात्मक या निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, तो ध्यान रखना निक्षेपणात्मक है। और इसमें बनता क्या है? गुंबदाकार टीला बनता है भाई साहब। या तो गुंबदाकार रूप में मिट्टी का जमाव होगा या टीलेनुमा रूप में होगा, उसी को बालुका स्तूप कहते हैं। अगर प्लेन हो जाएगा तो वो लोयस है, तो वो बालुका स्तूप का टाइप नहीं है। अगर सागरीय लहर या तरंगों के रूप में हो गया तो वो उर्मिका है। क्लियर है यहां तक बात सबकी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। चलिए अब आते हैं इधर की तरफ। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि यह पवन की एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, क्या? बालुका स्तूप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आने वाली चीज है, सच कह रहा हूं आपके लिए। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ हम क्या देखेंगे? यहां पे आइए बेटा, कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में मैंने कहा कि कैसा भाग देखने को मिलेगा? चट्टानी या पथरीले भाग की प्रधानता पाई जाती है। और इस प्रकार का अगर मरुस्थल में कोई भाग मिल रहा है तो ध्यान रखना बेटा, उसे हमादा या हम्मादा कहा जाता है। उसे हमादा या हम्मादा कहा जाता है। अच्छे से सुनना, जो अपन ये पढ़ रहे थे, यहां जो अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे, जी सर, और इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत
अपन ने ऐसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से इसके 2 भाग किए थे, बिल्कुल किए थे। देखो कितनी बार लिख चुका हूं इनको। अब यार फिर भी आप भूल जाओ तो गलत बात है। ये भाई साहब मैंने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बनाया था, बिल्कुल बनाया था सर। और ये मैंने कौन बनाया था बेटा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बनाया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था। फिर मैंने इसमें भी आपके वापस से ये 2 भाग किए, जिनमें एक ये वाला भाग था जिसमें चट्टानी या पथरीले भाग की प्रधानता पाई जाती है। इस वाले भाग को बेटा अपन क्या कह रहे थे अभी? इस वाले भाग को मैंने बोला है हमादा या बेटा हम्मादा, हमादा या हम्मादा। जो कि सच बताना आपको कैसा दिख रहा है सर? हमें तो पता चल गया कि ये मरुस्थल में पाए जाने वाला एक चट्टानी या पथरीला भाग है। तो मरुस्थल में अगर कोई चट्टानी या पथरीला भाग मिल रहा है तो बेटा उसके लिए एक शब्द चलता है क्या? हमादा या हम्मादा। अब भाई साहब बात आती है इसका विस्तार कहां पे है, तो ध्यान देना बेटा। इधर की तरफ पड़ता है आपका जैसलमेर, ठीक है सर। एक तो जैसलमेर में, इधर की तरफ रहेगा आपका बाड़मेर, ठीक है सर। और इधर की तरफ ये रहेगा बेटा जोधपुर। अब देखो यहां पे हर एक बच्चा बहुत अच्छे से सुनेगा मेरे को। भाई साहब मैं ये कहूं कि ये जैसलमेर में पूर्ण रूप से चट्टानी या पथरीला भाग है तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि जैसलमेर का बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहां रेतीला भाग है। तो भाई साहब आपको यहां जिले याद करने से काम नहीं चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जिले याद करने से काम नहीं चलेगा। तो सर अरे बेटा उस जिले में भी वो चट्टानी या पथरीला भाग कहां है, इसका मतलब वो स्थान भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों। अब वो स्थान देखते हैं। चलो 3 जिले तो आ गए मेरे पास। तो भाई साहब जैसलमेर में कहां कहां पे है, तो ध्यान रखना जैसलमेर के अंतर्गत एक तो पोखरण में है, एक ये देखने को रामगढ़ मिलता है, और एक बेटा इसके अलावा लोदरबा मिलता है, ठीक है सर। बाड़मेर के अंतर्गत देखेंगे तो बाड़मेर में ये बालोतरा में मिलता है, ओके सर। और जोधपुर के अंतर्गत जाएंगे तो ये फलौदी में देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि आज ये जिले बन चुके हैं। तो बेटा हम्मादा का विस्तार ये रट लेना, ये याद कर लेना। जैसलमेर के पोखरण, रामगढ़ और लोदरबा में मिलता है, बाड़मेर के बालोतरा में और जोधपुर के फलौदी में मिलता है। पहले यूं बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? और चाय पी लीजिए मेरे भाइयों सुबह सुबह, गले के लिए फायदा करेगी मेरे लिए। लेकिन आपका हर मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक बताइए बात समझ में आ चुकी है बेटा? ओके। अब चलते हैं सर आगे। देखो क्या दे रखा है, वही चीज दे रखी है यार। हम्मादा को हमने देखा कैसी आकृति में दिख रहा था सर? ये जो हमने देखा था हम्मादा, ये बताइए सच बताना कैसी आकृति में था? कुछ इसी प्रकार था? बिल्कुल सर इसी प्रकार था। तो हम्मादा की अगर आकृति पूछी जाए आपसे तो आप कहेंगे त्रिभुजाकार आकृति में है, ठीक है। फिर हम्मादा का विस्तार पूछे तो अभी मैंने 3 जगह आपको बताया। एक तो भाई साहब इसका विस्तार जैसलमेर में है, ठीक है सर। एक इसका विस्तार बाड़मेर में है और एक इसका विस्तार आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। अब ये विस्तार भी मेरे भाइयों मैंने ये कहा था कहां कहां मिलेगा, तो जैसलमेर के अंतर्गत तो बेटा पोखरण बताया मैंने एक स्थान, इनको रट लेना। फिर लिख रहा हूं भाई साहब, पोखरण, रामगढ़ और लोदरबा। और बाड़मेर के अंतर्गत जो स्थान रहेगा लालो बेटा वो रहेगा बालोतरा। और जोधपुर के अंतर्गत जो स्थान रहेगा भाइयों वो रहेगा आपका फलौदी। तो यहां रहेगा आपके हम्मादा का विस्तार। हम्मादा की आकृति कैसी हो चुकी है? त्रिभुजाकार। हम्मादा का जो विस्तार है वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जैसलमेर के 3 स्थान रहेंगे, पोखरण, रामगढ़ और लोदरबा, ओके बेटा। और बाड़मेर का बालोतरा और जोधपुर का क्या रहेगा? फलौदी रहेगा। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। बेटा नोट्स क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं नोट्स, बिल्कुल बनाइए। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मेरी किताब भी लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, उस पर काम चल रहा है। इसी प्रकार से जो आप समझ रहे हो सेम इसी प्रकार के पैटर्न पे तैयार करवा रहा हूं। तो आप देखो अगर लगे अच्छा तो आप बना भी सकते हैं, और नहीं तो इतनी मेहनत ना भी करना चाहो तो जो भी बुक का प्राइस रहेगा उसके आधार पे भी आप उससे भी ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यहां तक की बात कंप्लीट होने के बाद अगली एक बात आती है सर, यहां पे दे रखा है भाई साहब मरुस्थल के प्रकार। तो मेरी एक बात सुनना, अभी अपन जो मरुस्थल पढ़ रहे थे उसमें 2 टाइप तो अपन ने देख ही लिए। एक तो ऐसा भाग है जो रेतीला है और एक ऐसा भाग है जो चट्टानी या पथरीला है। तो ये मरुस्थल के टाइप कितने होते हैं पहले यहां चित्र से समझो, उसके बाद आपको आगे लेके चलूंगा।
जी सर, एक तो बेटा अपन देख के आए मरुस्थल में ऐसा भाग था जो चट्टानी या पथरीला था। बिल्कुल था सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। अब बताइए चट्टानी या पथरीले भाग का जब अपर्दन होता है तो यहां से कुछ कंकड़ पत्थर नीचे की ओर आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। तो इसके साइड में एक ऐसा भाग मिलता है जहां कंकड़ पत्थर और जब पवनें चलती हैं तो यहां मिट्टी के कण भी लाके जमा करती हैं। तो ये वो भाग है जहां कंकड़ पत्थर और रेत के कणों की प्रधानता मिलेगी। जी सर। और भाई साहब इसके अलावा एक पोर्शन आपको यह भी देखने को मिलेगा जहां पूर्णतः इसके बाद रेत ही रेत रहेगी सर, रेत ही रेत रहेगी। इसका मतलब मरुस्थल भी अपने आप में बेटा 3 टाइप में देखने को मिलता है। जी सर। अब 3 टाइप में देखने को मिलता है तो एक बात बताइए, ये तो कैसा है? चट्टानी या पथरीला है। जी सर। तो ये तो आपका चट्टानी या पथरीला, पूर्णतः चट्टानी या पथरीला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और भाई साहब जब आप इससे आगे थर्ड स्टेप में आ गए ये तो यहां पूर्णतः रेती रेत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये पूर्णतः रेतीला है। और जो ये वाला बीच का पोर्शन है इसमें दोनों टाइप के पाए जाते हैं, इसमें रेत भी पाई जाती है प्लस बेटा आपके कण भी पाए जाते हैं, या छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, रेत प्लस कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। अब देखो ये तीनों टाइप के आपके इस प्रकार के मरुस्थल होते हैं जिसमें अगर रेती रेत मिले तो उसे क्या कहेंगे, जिसमें चट्टानी या पथरीला भाग मिले तो उसे क्या कहेंगे, और जिसमें दोनों टाइप की स्थिति मिले तो उसे क्या कहेंगे। तो यहां पे ये 3 शब्द और याद रखना। पूर्णतः जो रेतीला मरुस्थल होता है बेटा उसे ध्यान रखना बेटा इर्ग बोला जाता है। क्या? इर्ग। और पूर्णतः चट्टानी या पथरीला मरुस्थल होता है उसको आप समझी गए, उसे हमादा या बेटा हम्मादा बोलते हैं। और जो रेत और कंकड़ पत्थर से युक्त होता है मेरे भाइयों उसे ध्यान रखना, उसे रेग कहा जाता है। और यही चीज मैंने आपको यहां पे समझाई है यार, देखिए उसे चित्र से क्लियर कर दिया। अब चीज को समझना आसान हो जाएगा। रेग सबसे पहले दिया है, रेग मरुस्थल में पाए जाने वाले कंकड़ पत्थर व रेत के कणों से युक्त जो भाग होता है उसे रेग कहते हैं। फिर दिया हुआ है हम्मादा, वो आप समझी चुके थे, मरुस्थल में पाए जाने वाला पूर्णतः चट्टानी या पथरीला भाग क्या कहलाता है? हम्मादा। फिर दिया हुआ है इर्ग, मरुस्थल में पाए जाने वाला बेटा पूर्णतः रेतीला भाग क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। बोलो बात क्लियर है ना बेटा? बहुत बढ़िया, ओके। चलिए यहां तक आपका सबका क्लियर हो गया, आगे बढ़ाते हैं मैटर को। और भाई साहब अब आ जाता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। फिर कह रहा हूं हर विद्यार्थी के लिए भाई साहब इस जगह से पक्का 1% पक्का मान लेना आप लोग, इस जगह से कंपटीशन में 1% पक्का मान लेना। अब भाई साहब सबसे पहले तो बालुका स्तूप जो युक्त प्रदेश है इसमें सबसे पहली बात प्रतिशत कितना है? 58.5 या 58.50%। बताइए रेत की प्रधानता रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर। और बताइए इसमें सर्वाधिक बालुका स्तूप पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे। अब बताइए मेरे को वापस से आप एक बात, बालुका स्तूप का मीनिंग क्या था? अभी जब मैंने समझाया था तो आपको बताया था कि जब क्या चलेगी भाई साहब? पवन चलेगी, ठीक है। अपने साथ क्या लेके चलेगी ये भी बताया था कि सर मिट्टी के कण लेकर चलेगी। और मिट्टी के जब कण लेकर चलेगी तो ये पवनें जो मिट्टी के कण लेकर चल रही हैं ये मिट्टी के कणों का जमाव कौन से रूप में करनी चाहिए? तो भाई साहब आपने कहा था सर पवन जब मिट्टी के कणों का जमाव गुंबदाकार रूप में करे, या मेरे भाइयों जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव टीले नुमा रूप में करे तो वो बनने वाली जो संरचना होती है उसे बेटा बालुका स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? बालुका स्तूप। तो इसका मतलब यह है कि यहां बालुका स्तूप युक्त प्रदेश अगर अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो यहां सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई साहब रेत का टीला तो बनेगा, बनेगा कैसे वो एक अलग टाइप है, लेकिन भाई साहब टीला और गुंबदाकार संरचना जब तक नहीं बनेगी तब तक वो बालुका स्तूप नहीं होगा मेरे भाइयों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो भाई साहब जब बालुका स्तूप आप पढ़ोगे तो यही ध्यान रखना कि इसमें भाई साहब टीला तो बनेगा। अब सर बालुका स्तूप के टाइप कितने होते हैं और कौन कौन से बालुका स्तूप को क्या कहेंगे? तो पहले सब बच्चे मेरे को एक बार कमेंट करके ये बता दो कि भाई साहब बालुका स्तूप का मीनिंग होता है सर ये पवन की एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति होती है और इसमें जो टीला बनता है या गुंबदाकार संरचना बनती है उसे बालुका स्तूप कहते हैं। पहले यूं बताइए यहां तक बात समझ में आ गई क्या? गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, सभी को गुड मॉर्निंग। पहले यूं बताइए यहां तक बात समझ में आ गई क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जब आगे पढ़ाऊंगा भाई साहब। बिल्कुल सर। तो भाई साहब ये भी आपने समझा
कि जो बालू का स्तूप होता है मेरे भाइयों, यह पवन की एक कैसी स्थलाकृति थी, निक्षेपणात्मक। तो भाई साहब ये भी आपने देख लिया कि यह पवन की एक निक्षेपणात्मक क्या है, स्थलाकृति है। ओके सर, अब बताइए यहां तक अगर बात समझ में आ गई है? जी सर, वेरी गुड मेरे भाइयों, मुझे यही उम्मीद थी आपसे कि मैं समझा चुका हूं आपको अच्छे तरीके से कि बालू का स्तूप मीनिंग होता है टीला बनेगा भाई साहब, गुंबदाकार संरचना बनेगा। किस टाइप में बनेगा उसके आधार पर इसके टाइप अलग हैं, बाकी बालू का स्तूप का मीनिंग होता है टीलेनुमा या गुंबदाकार संरचना। बोलो क्लियर सर। अब चलते हैं भाई साहब आगे, 1% पक्का देख लेना कंपटीशन के अंतर्गत। चलो सर, अगली बात आपके पास ही आ गई। बालू का स्तूप के कुछ टाइप होते हैं, जिनमें एक होता है बरखान होता है, एक होता है अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य होता है, सीप होता है, पैराबोलिक होता है, सब्रकापिस होता है, नेवका होता है, वेलवेक होता है, द्रास होता है मेरे भाइयों। इसके अलावा धौरे होता है, धरियन होता है, नेटवर्क होता है, अवरोधी बालू का स्तूप होता है। ये बेटा सभी बालू का स्तूप के टाइप है। और इनमें पहला क्वेश्चन कंपटीशन में एग्जामिनर का ये होता है, निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। यहां से कोई 3 बालू का स्तूप आपको दे देगा और एक कोई अन्य नाम लिख देगा, नहीं है क्या? तो पहले तो ये नाम याद होने चाहिए, लेकिन उसके लिए टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई बड़ा भाई आपके साथ है, सारे नाम चुटकियों पे याद करा देगा यार। क्यों घबरा रहे हो? लास्ट में रिवीजन मारेंगे, पहले समझते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बालू का स्तूप के टाइप है मेरे भाइयों, जिनमें एक रहेगा बरखान, एक अनुदैर्घ्य, एक अनुप्रस्थ, एक सीप रहेगा, एक पैराबोलिक, एक तारानुमा, एक धरियन, एक अवरोधी रहेगा, एक सब्रकापिस रहेगा, एक धौरे रहेगा और एक नेटवर्क। किस बालू का स्तूप को किस नाम से जाना गया है, उसे वो क्यों कहा गया है, किस प्रकार से उसमें मिट्टी का जमाव होगा? टीलेनुमा रूप में तो होगा ही होगा, लेकिन वो टीले में भी किस रूप में जमी होगी? हो सकता है अर्धचंद्राकार रूप में टीला बने, हो सकता है किसी चीज के समकोण पे टीला बने। बात तो सही कह रहे हैं सर, टीला तो बनेगा, पर बनने का स्टाइल क्या होगा उसके आधार पर उसे बालू का स्तूप का नाम देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो यहां सबसे पहली जो बात आएगी वो ये रही भाई साहब, यहां पे अपने पास एक बालू का स्तूप है बेटा, अच्छे से समझना। देखो इसमें क्या हो रहा है, सुनना। जब क्या चले मेरे भाइयों, आपकी ये क्या चले, पवने, ओके सर, और अपने साथ क्या लेके चले, मिट्टी के कण, ठीक है सर, अपने साथ मिट्टी के कण लेके चल रही है। और इन पवनों ने मिट्टी के कणों का जमाव आप देख पा रहे होंगे, जी सर, अर्धचंद्राकार रूप में कर दिया। ये चित्र देख पा रहे होंगे। जब पवन मेरे भाइयों मिट्टी के कणों का जमाव बेटा कौन से रूप में करे, अर्धचंद्राकार। ये शब्द ध्यान रखना, अभी आप थ्योरी पे मत जाना, वैसे ही याद करा दूंगा भाई साहब, वो बात की बात है कि जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव कौन से रूप में करे, अर्धचंद्राकार रूप में। अब सब बच्चे यहां से देख पा रहे होंगे, मैंने कहा था बालू का स्तूप का मीनिंग होता है कि टीला तो बनेगा। अब बताइए, टीला तो बन ही रहा है ना, बाकी जगह देखिए प्लेन नजर आ रही है, तो टीला तो बन रहा है। और उस टीले में भी मैंने एक बात कही थी कि टीला तो बनेगा, लेकिन अगर टीले में मिट्टी का जमाव भाई साहब अर्धचंद्राकार रूप में हो गया है, तो भाई साहब बालू का स्तूप क्या कहलाता है जी, बरखान कहलाता है। यह शब्द ध्यान रखेंगे, पहली बात। चलिए गुरुजी, ओके। अब दूसरी बात, भाई साहब जो ये पवने चल रही हैं ऐसे, गौर फरमाइए, बालू का स्तूप की जो ये दोनों भुजाएं हैं, ये वाली और ये, बताइए ये दोनों भुजाएं पवन के समानांतर हैं या नहीं है? बिल्कुल दिख रही हैं सर। तो कौन सा बालू का स्तूप है जिसकी दोनों भुजाएं पवन के समानांतर होती हैं? बरखान। ओके सर। अगली बात भाई साहब, यहां से लेके यहां तक दोनों भुजाओं के मध्य कल को कोई पूछे कि दूरी कितनी होती है, तो ध्यान रखना भाई साहब 100 से 200 मीटर, ठीक है सर। तीसरी बात, मरुस्थल में जो ये रेत का टीला बना है, ये अन्य स्थान से कितना ऊंचा उठा हुआ है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी बताई गई है? तो ध्यान रखना भाई साहब 10 से 20 मीटर। कितनी बताई गई है? 10 से 20 मीटर। ओके सर। अब अगली बात भी परोसता हूं आपके लिए, जिधर से पवन आ रही है ये बरखान बालू का स्तूप का पवन सम्मुख वाला भाग है। बिल्कुल है सर। और पवन के सामने वाला जो भाग है आप देख रहे होंगे, यहां मिट्टी जमी हुई है, ये उभरा हुआ है, उभरा हुआ है। तो उभरे हुए भाग को, पवन सम्मुख भाग को कैसे ढाल का बताओगे आप? उत्तल ढाल का। तो बरखान बालू का स्तूप के पवन सम्मुख वाला जो भाग है वो उत्तल ढाल का है। बिल्कुल सर। और ये रहा पवन विमुख वाला भाग। तो भाई साहब कल को पूछे कि बरखान बालू का स्तूप का पवन विमुख वाला भाग कैसे ढाल का है,
तो ये ध्यान रखना, ये है बेटा अवतल ढाल का। कैसे ढाल का होता है जी? अवतल ढाल का। इसका मतलब देखो मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, इजी गोइंग समझना भाई साहब। जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में करे तो क्या बनता है जी? बरखान बनता है। थ्योरी को मारो गोली, बाद में मिलाएंगे, पहले यहां पे आइए। ठीक है सर। इसकी दोनों भुजाएं पवन के समानांतर होती हैं। ठीक है सर। इसकी दोनों भुजाओं के मध्य दूरी 100 से 200 मीटर होती है। हाइट जो होती है इसकी वो 10 से 20 मीटर होती है। पवन सम्मुख वाला जो भाग होता है इसका वो उत्तल ढाल का होता है। पवन विमुख वाला जो भाग होता है वो अवतल ढाल का होता है। इसमें भाई साहब पवनों की गति जितनी तेज होती है उतनी तेज किसी भी वाल्व का स्तूप में नहीं होती। वही वाल्व का स्तूप है, इसकी और भी विशेषता बता रहा हूं। इसमें भाई साहब पवनें जो चलती हैं भाई साहब वो सबसे तेज गति से चलती हैं। इसमें जो पवनें चलती हैं वो सबसे तेज गति से चलती हैं। अब जब ये पवनें इस वाले बरखान वाल्व का स्तूप की जब पवनें चलेंगी तो मिट्टी एक स्थान से उड़ के दूसरे पे जाएगी। तो भाई साहब उस मिट्टी का उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या मरुस्थल का आगे बढ़ना कहलाता है रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान के मार्च में भी इस बालू का स्तूप का क्या माना जाता है? सर्वाधिक योगदान माना जाता है। और जब पवनें इतनी तेज चलेंगी तो बताइए मरुस्थल में यही बालू का स्तूप सर्वाधिक क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। अब बात आती है ये सबसे ज्यादा देखा कहां जाता है? तो बेटा ध्यान रखना, शेखावाटी वाले एरिया में खूब मिलता है और खासकर वहां पे चूरू का एक स्थान है जिसे कहते हैं आप भालेरी। जी सर। बीकानेर में खूब देखने को मिलता है। बीकानेर का एक स्थान है जिसे आप कहते हैं देशनोक। और मेरे भाइयों आपका ओसिया कहां पे देखने को मिलता है? ओसिया जोधपुर के अंतर्गत भी खूब देखने को मिलता है। तो भाई साहब इसमें पवनें सबसे तेज गति से चलती हैं। रेगिस्तान के मार्च में यह सर्वाधिक योगदान देता है और सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बालू का स्तूप को कहते हैं बरखान। बोलो क्लियर है? अरे जल्दी से बोलो क्लियर है। जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में करे तो कौन सा बनता है? बरखान। इसकी दोनों भुजाएं पवन के समानांतर होती हैं। दोनों भुजाओं के मध्य दूरी होती है 100 से 200 मीटर। हाइट होती है 10 से 20 मीटर। इसका सम्मुख वाला भाग जो होता है पवन के सामने वाला भाग वो उभरा हुआ होता है तो उत्तल ढाल। विमुख वाला जो भाग होता है वो धसा हुआ होता है तो अवतल ढाल। नहीं है क्या? इसमें पवनों की गति सबसे तेज होती है, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, रेगिस्तान के मार्च में सबसे ज्यादा योगदान देता है। सबसे ज्यादा कहां मिलता है? शेखावाटी के अंतर्गत चूरू के भालेरी में, बीकानेर के देशनोक में और ओसिया जोधपुर में। मेरे भाइयों बोलो बात बनी क्या नहीं बनी? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब कि बात बनी क्या नहीं बनी। आज गुरुजी मजा आ गया। अब मिलवाता हूं आपके लिए, आइए भाई साहब। कैसे कैसे सुनो तो भाई साहब अच्छे तरीके से एक एक बात। बरखान जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव, देखो ये आ गया अर्धचंद्राकार रूप में करे, नहीं है क्या? वेरी गुड। तो वो बाल का स्तूप कहलाता है। इसकी दोनों भुजाओं के मध्य दूरी देखो ये रही 100 से 200 मीटर। ठीक है सर। बाल का स्तूप की औसत ऊंचाई 10 से 20 मीटर। ओके। ये बाल का स्तूप बरखान बाल का स्तूप का देखो ये रहा पवन सम्मुख वाला भाग कैसे ढाल का होता है? बोलो उत्तल। भाई साहब यहां सब कुछ क्लियर कर दिया चित्र में। पवन विमुख वाला जो भाग होता है वो कैसे का होता है? अवतल का होता है। बिल्कुल गजब की बात गुरुजी। अगली बात, बरखान बाल का स्तूप में पवनों की जो गति होती है वो सर्वाधिक तेज होती है। बरखान बाल का स्तूप की दोनों भुजाएं पवन के क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। बरखान बाल का स्तूप मरुस्थल में सर्वाधिक, ये आ गया देखो, मरुस्थल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला है। बरखान बाल का स्तूप सर्वाधिक स्थानांतरित या गतिशील बाल का स्तूप है। अब स्थानांतरित या गतिशील भाई साहब कहा तो था पवनों की गति तेज होगी तो भाई साहब स्थानांतरित तो होगा या गतिशील तो रहेगा सबसे ज्यादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बरखान बाल का स्तूप का रेगिस्तान के मार्च में योगदान सर्वाधिक है जी। रेगिस्तान के मार्च का मीनिंग होता है मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना। यहां पे मेंशन कर देता हूं, मरुस्थल का बेटा आगे की ओर बढ़ना। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च। जितने भी बाल का स्तूप पढ़ रहे हो उन सब का योगदान है रेगिस्तान के मार्च में, लेकिन बेटा इसका सबसे ज्यादा है। उसके पीछे रीजन रहेगा मेरे भाइयों, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें पवनों की गति सबसे तेज होती है। ओके सर। अगला जो है भाई साहब देखो सर्वाधिक कहां मिलता है? भाई साहब हमने पूछा था आपसे कि बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक। तो जैसे मैंने ये वाली बात आपसे कही थी तो देखो यहां पे भी मैंने समझाया था कि ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? तो बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये जो सबसे ज्यादा मिलेगा शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत, बीकानेर के देशनोक के अंतर्गत, जोधपुर के अंतर्गत। इसके अलावा बेटा ये डीडवाना कुचामन में भी देखने को मिलता है। कहां मिलता है? डीडवाना कुचामन में भी देखने को मिलता है। मतलब लेकिन ये मेन आपके जिले रहेंगे भाई साहब, ये मेन जिले रहेंगे आपके, इनको जरूर ध्यान रखना विद स्थान सहित। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भी देखने को मिलता है। जी सर। ओके। तो ये था आपका बरखान बालू का स्तूप।
अब चलते हैं सर अगले पे। एक आ रहा है आपका अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। इजी गोइंग समझना, पहले चित्र से ही समझ लेते हैं। भाई साहब देखो, ये पवन की दिशा दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। और ये जो आप बालुका स्तूप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि भाई साहब पवन जो है वो मिट्टी के कणों का जमाव, जैसे यहां पे ये आपको एक संरचना दिख रही हो, इस प्रकार से कुछ संरचना दिख रही हो, बिल्कुल दिख रही है सर। उसके बाद यहां पे ये संरचना दिख रही हो, बिल्कुल दिख रही है सर। और उसके बाद भाई साहब यहां पे ये संरचना अगर आपको दिख रही है और इधर से पवन चल रही है। अब बताओ, मिट्टी के कण तो यहां जम रहे हैं, तो इस पवन के और इस आगे जहां मिट्टी के कणों का जमाव हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि पवन मिट्टी के कणों का जमाव कौन सी स्थिति में कर रही है, समकोण में। और देखो टीला तो बनना चाहिए, तो टीला तो बन रहा है ना, ये स्थान ऊंचा है, फिर ये नीचा है, फिर ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो टीला तो बन रहा है भाई साहब। तो जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव, अपन की जो दिशा पवन की तरफ, पवन जिस दिशा से आ रही है उसके आगे कोई अगर सम्मुख वाला भाग पे वहां मिट्टी के कणों का जमाव हो रहा है, तो यहां पे एक शब्दावली ध्यान रखना, जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव समकोण पे करे, वहां कैसे कर रही थी, अर्धचंद्राकार रूप में, और यहां पवन मिट्टी के कणों का जमाव कैसे कर रही है बेटा, समकोण पे हो रहा है। तो जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव कैसे करे बेटा, समकोण पे करे, ठीक सर। तो बनने वाला बालुका स्तूप क्या कहलाता है भाई साहब, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाता है। अब सुनना भाई साहब, अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है, ये सभी बालुका स्तूपों में एक बात तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक स्थिर बालुका स्तूप इन्हीं को माना गया है। जैसे सर्वाधिक गतिशील बरखान था, तो इसी प्रकार सर्वाधिक स्थिर बालुका स्तूप यही रहेंगे। और फिर आपसे पूछे कि ये सर्वाधिक कहां मिलेंगे, तो भाई साहब इनको तो याद कर ही लेना, बीकानेर के पूंगल में सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा श्रीगंगानगर में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सूरतगढ़ वाले स्थान पे, ओके सर। और इसके अलावा हनुमानगढ़ में अगर आप चले जाओगे तो हनुमानगढ़ में एक स्थान है जिसे बोलते हैं रावतसर, यहां ये खूब देखने को मिलते हैं। तो भाई साहब जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव समकोण पे करे तो बनने वाला बालुका स्तूप क्या कहलाता है मेरे भाइयों, तो ध्यान रखना आपका अनुप्रस्थ। देखिए जब पवन मिट्टी के कणों का या निक्षेपण या पर्वत या वनस्पति या पवनों के समकोण पे करे, देखो ये आ गया वो सब, जब आपका पवन मिट्टी के कणों का जमाव समकोण पे करे तो निर्मित संरचना का बालुका स्तूप अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाता है। ये बालुका स्तूप सभी बालुका स्तूपों में सर्वाधिक कैसे होते हैं बेटा, स्थायी होते हैं। सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर प्लस शेखावाटी। आप तो इन तीन को याद रखना और प्लस शेखावाटी क्षेत्र याद रखना, सीकर, चूरू, झुंझुनू में ये देखने को मिलते हैं। लेकिन ये तीन स्थान याद होने चाहिए भाई साहब पक्का, बीकानेर के पूंगल में, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में और हनुमानगढ़ के रावतसर में, ये जरूर याद रखना है आपको। तो बेटा ये रहेगा कौन सा बालुका स्तूप आपका सर, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अब चलते हैं सर आगे, हमने दो बालुका स्तूपों पर अध्ययन कर लिया। जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में करती है तो बरखान बनता है, और जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव समकोण पे करती है तो अनुप्रस्थ बनता है। क्लियर है भाई साहब, ओके। अब चलते हैं सर आगे, अगला जो बालुका स्तूप है वो है अनुदैर्घ्य। इसे अच्छे तरीके से समझना भाई साहब, एक ही बार में सेट करते हैं। भाई साहब ये आपकी पवन, ठीक है सर, ये पवन हो गई, ओके हो गई सर। और बताइए बीच में आप देख पा रहे होंगे सर, इस पवन ने यहां ये मिट्टी के कणों का जमाव कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है सर। ये ऊंची सी एक संरचना देख पा रहे होंगे, बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। तो जब पवन, मेरे भाइयों ध्यान रखना, जब पवन जो है ये मिट्टी के कणों का जमाव अपने ही, जो पवन है, जो पवन ऐसे चल रही हैं, इन्होंने मिट्टी के कणों का जमाव अपने ही क्या कर लिया है, समानांतर कर लिया है। देखो ऊंचा उठा हुआ भाग तो दिख रहा है ना, जैसे देखो यहां पे देखो ये ऊंचा उठा हुआ भाग है या नहीं है, बिल्कुल है सर। तो जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव अपने ही समानांतर कर ले, यहां पे शब्द मिलेगा क्या आपको, समानांतर। तो जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव अपने ही समानांतर कर ले तो वो बनने वाला बालुका स्तूप क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य। अब देखो यहां पे गौर से आप फरमाएंगे, गौर फरमाएंगे तो एक सीधी रेखा के रूप में बन रहे हैं ये, इसीलिए बेटा अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप में जब मैं लेके जाऊंगा उपनाम, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप में जब मैं उपनाम लेके जाऊंगा तो बेटा ये एक सीधी रेखा में बनते हैं, इसीलिए बेटा इनको रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं, ठीक है सर। इसी को बेटा एक समानांतर रूप में बनते हैं, इसीलिए इसे समानांतरीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। और एक पवन के समान बनते हैं तो पवनानुवर्ती बालुका स्तूप भी कहते हैं, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। और भाई साहब ये सबसे ज्यादा जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। मेरी बात को फिर सुनो अच्छे से, जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव पवन के ही क्या करे, समानांतर करे, तो बनने वाला बालुका स्तूप कहलाता है अनुदैर्घ्य। एक सीधी रेखा में बनता है इसलिए रेखीय कहते हैं, पवन के समानांतर बनता है इसलिए पवनानुवर्ती कहते हैं। सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा जैसलमेर के अंतर्गत, कहां मिलेगा, जैसलमेर।
अब गलती से अगर इसे नदी बेसिन में और पूछ लिया जाए कि सर ये कोई सी नदी बेसिन में और पाया जाता है, तो ध्यान रखना लूनी नदी बेसिन में देखने को मिलता है ये मरुस्थल में, ठीक है सर। एक भाई साहब आपको जवाई नदी बेसिन में भी देखने को मिलता है, जी सर। और भाई साहब एक घग्गर नदी बेसिन, इन 3 नदी बेसिन में भी ये देखने को मिलता है। कौन सा मेरे भाइयों? अनुदैर्ध्य। दोबारा से समझाता हूं, 3 बता चुका हूं। जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में करती है तो बरखान बनता है, और जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव भाई साहब पवन के समकोण पे करती है तो अनुप्रस्थ बनता है, और जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव अपने समानांतर करती है तो अनुदैर्ध्य बनता है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? अनुदैर्ध्य को ध्यान रखना, रेखीय भी कहते हैं, पवनानुवर्ती भी कहते हैं। ओके सर, अब सुनिए, यहां पे आइए भाई साहब, हम कौन सा बालू का स्तूप पढ़ रहे हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। जब पवन मिट्टी के कणों का निक्षेपण पवन के क्या करे, देखो ये आ गया, समानांतर करे, ठीक है। तो निर्मित संरचना का बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य या इसे रेखीय भी कह सकते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ये बालू का स्तूप देखो घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन और जवाई बेसिन के में भी सर्वाधिक पाया जाता है, और सर्वाधिक कहां रहेगा? जैसलमेर। उपनाम वैसे मैंने वहां लिख दिया, यहां भी मेंशन कर देता हूं, इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। बेटा क्या कहते हैं? रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसी को मेरे भाइयों ध्यान रखना, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहा जाता है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी इसे कहते हैं। ओके गुरुजी, तो इसे रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो बताइए तीनों बालू का स्तूप समझ में आ गए यहां तक? चलिए 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 मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीनों बालू का स्तूप आपके सबके क्लियर हैं? जी सर बिल्कुल क्लियर हैं। चौथे बालू का स्तूप पे आते हैं भाई साहब, नाम है पैराबोलिक। इसे भाई साहब चित्र में बाद में लेके आऊंगा, पहले मैं तुम्हें मेरे तरीके से समझाता हूं इसे। भाई साहब पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है, इसे अच्छे से सुनना भाई साहब। अपन जब ऐसे पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जब पवन चले, बिल्कुल चले सर, और ये पवने जब मिट्टी के कणों का जमाव ऐसे कर रही थी, मेरी बात को मुझे सुनना अभी तुम थोड़ी देर पहले, उसके बाद में इसे बताऊंगा, चित्र को भी समझाऊंगा। जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव मेरे भाइयों अभी थोड़ी देर पहले अर्ध चंद्राकार रूप में कर रही थी, तो भाई साहब बनने वाला बालू का स्तूप आप सबने बोला है सर बरखान कहेंगे, ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरी बात और सुनना अच्छे से भाई साहब। अब देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ये ध्यान देना अच्छे तरीके से। जी सर, इसमें पवन इधर की तरफ से आ रही है, और भाई साहब जब इसको देखेंगे तो इसमें पवन इधर की तरफ से आ रही है। अभी समझाऊंगा, बस यही तो बात है भाई साहब समझाने वाली। अब भाई साहब इसमें पवन अगर इधर की तरफ से आ रही है, तो अब ध्यान देना, दोनों चीजों को एक ही बार में क्लियर करता हूं। जब पवन की दोनों भुजाएं भाई साहब पवन के समानांतर हो, जब पवन की दोनों भुजाएं जो हैं वो आपके किसी भी बालू का स्तूप के समानांतर हो, और उसका ये सम्मुख वाला भाग उभरा हुआ दिखाई दे, उत्तल ढाल का हो। ये कैसे ढाल का था? उत्तल ढाल का। विमुख वाला जो भाग था वो कैसे का था? अवतल ढाल का था। जिसकी दोनों भुजाएं पवन के समानांतर थी, उसे अपन क्या कह रहे थे? बरखान। पहली बात। अब इस बालू का स्तूप को गौर से देखिए, इसमें पवन इधर की तरफ से आ रही है, तो ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, ये तो पवन के समानांतर ही नहीं है। बात तो गुरुजी आप एकदम सही कह रहे हैं। तो ये तो वो बालू का स्तूप है जिसकी दोनों भुजाएं पवन के समानांतर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिधर से पवन आ रही है वो सामने वाला भाग तो है अवतल, जबकि भाई साहब यहां सामने वाला भाग क्या था? उत्तल। और जो इसमें विमुख वाला भाग है वो है उत्तल। बिल्कुल करेक्ट गुरुजी। इसका मतलब आप कोई भी विशेषता देखो, वो हर एक विशेषता बरखान के विपरीत है, और इसीलिए इसकी परिभाषा है क्या? बरखान के विपरीत बनने वाला बालू का स्तूप। बोलो अब समझ में आया? बनेगा एक जैसा ही, लगभग एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा उसकी दोनों भुजाएं पवन के समानांतर है, इसकी नहीं है। उसका पवन सम्मुख वाला भाग उत्तल ढाल का, इसका नहीं है, इसका अवतल है। उसका पवन विमुख वाला भाग अवतल है, तो इसका उत्तल है। बिल्कुल गुरुजी, बोलो बात बनी। अब चित्र में चलेंगे, आइए भाई साहब, अब चित्र में चलेंगे। देखो ये क्या जा रही है आपकी पवन, और देखो गौर फरमा रहे हो तो ये बन रहे वो आपके बालू का स्तूप। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, ये वो बालू का स्तूप बन रहे। अब बताइए जिधर से पवन जा रही है, इधर से जा रही है, तो बताइए ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये तो धसा हुआ है, अवतल का हो गया। विमुख वाला भाग उत्तल का हो गया। दोनों जो भाग है वो पवन सम्मुख वाले भाग आपके पवन के समानांतर नहीं है। तो भाई साहब इसी को तो कहते हैं क्या? पैराबोलिक। और देखो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये इन बालू का स्तूपों को जब आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे महिला अपने बालों को संभालने के लिए जो अपने बालों में हेयर पिन लगाती है,
बालों में जो क्लिप लगाती है उसके समान। तो भाई साहब दो परिभाषाएं हैं। ऑथेंटिक परिभाषा आप ये कह सकते हैं बरखान के जस्ट विपरीत बनने वाला, ठीक है सर। दूसरा आप ये कह सकते हैं महिला के बालों की जो हेयर क्लिप होती है, हेयर पिन होती है मेरे भाइयों, उसके समान दिखने वाला। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब सुनिए भाई साहब, यहां पे आइए, बरखान बाल का स्तूप के देखो ये रहा विपरीत बनने वाला बाल का स्तूप पैराबोलिक कहलाता है, ठीक है सर। या करके मैं ये बात बताऊं कि महिला के बालों की क्लिप के समान दिखाई देने वाला बाल का स्तूप क्या कहलाता है? पैराबोलिक। और एक बात ध्यान रखना, यह मरुस्थल के सभी जिलों में पाया जाता है और खासकर सबसे ज्यादा जैसलमेर। तो भैया मरुस्थल के सभी जिलों में महिलाएं तो मिलती हैं। अब महिलाएं मिलती हैं तो आप समझ जाएंगे कि महिलाओं के समान या महिला के बालों की क्लिप के समान दिखने वाला बाल का स्तूप क्या था मेरे भाइयों? तो वो था पैराबोलिक। बोलो बात क्लियर है? एक बार वापस से दोहरा देता हूं। जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में करती है तो बरखान बनता है, और जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव समकोण पे करती है तो अनुप्रस्थ बनता है, और जब पवन मिट्टी के कणों का जमाव पवन के ही समानांतर करती है तो अनुदैर्घ्य बनता है, और जब ऐसा हो जाए कि बरखान के विपरीत बन जाए या महिला के बालों की हेयर पिन के समान बन जाए तो उसे पैराबोलिक कहते हैं लाडलो। बोलो बात क्लियर है या नहीं है सर? ओके मेरे भाइयों, ओके। अगले स्टेप पे पहुंचते हैं सर। अगला स्टेप ये रहा सीप बाल का स्तूप। ये क्या होता है सर? चलिए मैं बताता हूं आपको। बेटा अपन ने इस प्रकार से कौन बनाया था सर? ये तो अपन ने इस प्रकार से बरखान बनाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो बरखान था। फिर आपने देखा था कि बरखान के अंतर्गत जो बाल का स्तूप था इसमें अपन पवन ऐसे लेके आए थे। बिल्कुल लेके आए थे सर। अब बाई चांस ये जो पवनें चल रही हैं इनकी दिशा में बाई चांस परिवर्तन हो जाए, जैसे ये दाईं ओर से चलने लग जाए ऐसे, तो बताइए जैसे ही दाईं ओर से चलेंगी तो बताइए मेरे भाइयों ये इधर से पवन आपकी चलने लग गई तो यहां से क्या करेगी? जो मिट्टी का कम जमाव है इसको ये अपर्दित कर देती है, और अपर्दित करने के बाद जो ये शेष भुजा रह गई ये वाली, अब बताइए ये जो शेष भुजा रह गई है, अच्छा ये पहले तो कौन था? बरखान। लेकिन बरखान जो अर्धचंद्राकार रूप में बन रहा था उसमें पवन की दिशा में परिवर्तन होने से, पवन की दिशा में क्या हो चुका था? परिवर्तन। उस पवन की दिशा में परिवर्तन होने से फिर क्या हुआ कि भाई साहब जो बरखान था उसकी केवल एक ही भुजा का निर्माण अधिक हो पाया, और एक ही भुजा का निर्माण अधिक हो पाया तो ऐसे बालू का स्तूप को लाड लो सीप बालू का स्तूप कहेंगे। क्या कहेंगे? सीप बालू का स्तूप। दो तरीके से आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि जब बरखान की एक भुजा का निर्माण अधिक हो जाए, या आप ये कह सकते हैं कि बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाए और फिर एक ही भुजा का अधिक निर्माण हो दूसरी का नहीं हो तो बेटा उसे सीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। क्लियर है ना? अब सुनो यहां से क्या क्या बात आ रही है। जब बरखान की एक भुजा का निर्माण अधिक हो जाए, देखो ये आ गया, जब बरखान की एक भुजा का निर्माण अधिक हो जाए या बरखान बाल का स्तूप के निर्माण के समय जब बेटा पवन की दिशा में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए तो निर्मित होने वाला बाल का स्तूप क्या कहलाता है मेरे भाइयों? तो सीप बालू का स्तूप कहलाता है। और ये सबसे ज्यादा ये भी कहां देखने को मिलेंगे? जैसलमेर में मिलेंगे। बोलो बात क्लियर है? वेरी गुड मेरे भाइयों। तो यहां तक आते आते अपन ने 5 टाइप पढ़ लिए। कितने टाइप पढ़ लिए? 5। अब भाई साहब इन 5 टाइपों को 2 सारणी में अपन विभाजित करते हैं। इनमें से कुछ बालू का स्तूप ऐसे हैं जिनको समकोणीय बालू का स्तूप की श्रेणी में रखा जाता है, और इनमें से कुछ बालू का स्तूप ऐसे हैं जिनको समानांतरीय बालू का स्तूप की श्रेणी में रखा जाता है। 5 बालू का स्तूपों को अगर 2 श्रेणी में रखना हो तो 3 एक में जाएंगे, 2 एक में जाएंगे। तो कौन से ऐसे बालू का स्तूप है जो समकोणीय श्रेणी में आते हैं और कौन से ऐसे बालू का स्तूप है जो समानांतरीय श्रेणी में आते हैं, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। सुनिए, जब अपन चलते हैं बालू का स्तूप की श्रेणी में तो मेरे भाइयों एक श्रेणी आपके पास है जिसे आप कहेंगे समकोणीय बालू का स्तूप, एक श्रेणी आपके पास है जिसे कहेंगे समानांतरीय बालू का स्तूप। कुछ नहीं करना, समकोणीय बालू का स्तूप श्रेणी में मिट्टी और पवन आपको बस ऐसे दिखनी चाहिए समकोण पे। हर एक उस बालू का स्तूप को आप समकोणीय में ले आएंगे, पहले ही कह रहा हूं। और समानांतरीय बालू का स्तूप में पवन और मिट्टी का जमाव ऐसे नहीं दिखना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पवन के समानांतर होना चाहिए। जबकि समकोणीय बालू का स्तूप में यह संरचना बननी चाहिए। अभी देखते हैं बरखान जब हमने पढ़ा था, अच्छे से ध्यान देना। अब जब हमने बरखान पढ़ा था बिल्कुल सर ऐसे पढ़ा था, तो बताइए पवन इधर से आ रही थी सर। तो बताइए पवन जब इधर से आ रही थी तो ये समकोण वाली स्थिति बन गई ना? बिल्कुल बन गई सर, सही कह रहे हैं। पैराबोलिक जब हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर,
तो बताइए पवन इधर से आ रही थी सर। तो बताइए ये तो फर्स्ट का उदाहरण आपने देख लिया, ये सेकंड का उदाहरण। तो बताइए यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कि वापस से समकोण की स्थिति बन गई। बिल्कुल ठीक सर। अनुप्रस्थ में हमने क्या देखा था? अनुप्रस्थ में हमने ये देखा था कि इस प्रकार से पवन मिट्टी के कणों का जमाव समकोण पे ही कर रही थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो बताइए यहां पे भी क्या हो गई? समकोण वाली स्थिति बन गई। तो ये तीसरा। तो बेटा ये तीनों जो बालुका स्तूप है ये एक ही श्रेणी में अगर हमको रखने हो तो समकोणीय बालुका स्तूप की श्रेणी में आ जाते हैं। बरखान जो है उसमें पवन इस प्रकार से है, पैराबोलिक में इस प्रकार से है, अनुप्रस्थ में ऐसे है। तो बताइए तीनों स्थिति में समकोणीय तो नजर आ रहा है, इसीलिए इनको समकोणीय बालुका स्तूप की श्रेणी में रखा जाता है। अब समानांतरीय में चलते हैं सीप। तो सीप आप कैसे बना रहे थे? ध्यान दो, अभी बना के आया हूं आपके लिए। जी सर, हमने कुछ ऐसे बनाया था सीप। बिल्कुल सर ऐसे बनाया था। और पवन को हमने ऐसे चलाया था। बिल्कुल चलाया था सर ऐसे। तो बताइए मेरे भाइयों यहां पे जो ये बालुका स्तूप है ये तो पवन के समानांतरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अनुदैर्घ्य में हमने क्या किया था? जो ये पवनें चल रही थी, बिल्कुल सर, जो ये पवनें चल रही थी इसके बीच में हमने मिट्टी के कणों का जमाव इनके ही तो समानांतर किया था। बिल्कुल सर, इन्हीं के क्या किया था? समानांतर पवन ने मिट्टी के कणों का जमाव किया था। तो भाई साहब यहां समकोण वाली स्थिति बनी नहीं रही है, तो ये समानांतरीय वाली बन रही है। इसीलिए फर्स्ट का उदाहरण ये रहेगा, सेकंड का ये। तो ये दोनों बालुका स्तूप कौन सी श्रेणी में चले जाएंगे? समानांतरीय। तो इन पांचों बालुका स्तूपों को अगर दो कैटेगरी में बांटना हो आपको, समकोणीय और समानांतरीय, तो समकोणीय वाली में तो ये स्थिति बननी चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। बरखान में बनती है, पैराबोलिक में बनती है, अनुप्रस्थ में बनती है। अनुदैर्घ्य वो समानांतरीय बालुका स्तूप में ये नहीं बननी चाहिए, प्लेन होना चाहिए, इस प्रकार से पवन के समानांतर होना चाहिए। तो सीप में देख रहे हो आप समानांतर है, और इसके अलावा अनुदैर्घ्य में भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल गुजू भाई साहब, ये बहुत गजब की बात मैंने आपको बताई है, इसे जरूर आप ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट बात है आपके लिए। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई आपके? चलिए सर, तो अगली बात बताता हूं भाई साहब। अगला जो बालुका स्तूप है वो है तारानुमा। इसमें क्या होता है मेरे भाइयों, आप देखना। बताइए इधर से पवन आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। इधर से पवन आ रही है सर। इधर से पवन आ रही है, मतलब मैं ये कहूंगा तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजा वाला, तीन या तीन से अधिक भुजा वाला बालुका स्तूप जो होता है बेटा, तीन या तीन से अधिक भुजा वाला जो बालुका स्तूप होता है मेरे भाइयों, उसे क्या कहते हैं? तारानुमा। अब बताइए किसी एक तरफ से तो पवन है नहीं, तो आप शब्द यूज करेंगे अनियमित। भाई एक तरफ से पवन है ही नहीं, तो शब्द यूज करेंगे अनियमित, कि अनियमित हवाओं के चलने से। बिल्कुल सर, अनियमित हवाओं के चलने से निर्मित जो बालुका स्तूप होता है, अनियमित हवाओं के चलने से जो निर्मित बालुका स्तूप होता है उसे कहते हैं तारानुमा। यह जैसलमेर में ध्यान रखना एक स्थान है जहां खूब देखा जाता है। मोहनगढ़, इसके अलावा सोहनगढ़, और इसके अलावा पोखरण। मोहनगढ़, सोहनगढ़, पोखरण। श्री गंगानगर में यह बनता है, सूरतगढ़ में खूब। तो यहां पे क्या याद करोगे तारानुमा बालुका स्तूप में मेरे भाइयों? कि पहली बात तो ये तीन या तीन से अधिक भुजा वाला बालुका स्तूप ये होना चाहिए। भाई साहब अनियमित हवाएं रहेंगी, एक दिशा से नहीं आएंगी। तो यहां देखो सीधा सीधा बात, तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाला बालुका स्तूप क्या कहलाता है? तारानुमा। इस बालुका स्तूप का निर्माण अनियमित हवाओं के चलने से होता है, और सबसे ज्यादा मिलेगा जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। स्थान जरूर याद रखना, इसे कहते हैं तारानुमा बालुका स्तूप। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगली बात पर। एक आता है सब्रकापिस बालुका स्तूप। क्या आता है बेटा? सब्रकापिस बालुका स्तूप। इसका मीनिंग क्या होता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जो झाड़ियां होती हैं, जी सर, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जो बेटा क्या होती है? झाड़ी। ये आपकी क्या है? झाड़ी। ये भी क्या है? झाड़ी। ये भी क्या है? झाड़ी। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे भाइयों इन झाड़ियों के सहारे जो मिट्टी का जमाव हो जाता है, मैंने कहा था बालुका स्तूप का मीनिंग है टीला तो बनना चाहिए। तो भाई साहब झाड़ियों के सहारे जो बालुका स्तूप बनता है, झाड़ियों के सहारे जो बालुका स्तूप बनता है मेरे भाइयों, वो झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालुका स्तूप को बेटा सब्रकापिस कहते हैं। और भले ही आप इसे दूसरे शब्द में बोलना चाहें उपनाम के रूप में, तो ध्यान रखना सब्रकापिस बालुका स्तूप को ही बेटा नेवखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेवखा।
तो देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में झाड़ियों के सहारे बनने वाला बालुका स्तूप क्या कहलाता है? सब्रकापीस। और सब्रकापीस बालुका स्तूप को क्या और कहते हैं बेटा? नेवका कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? गुरुजी गजब। अब चलते हैं अगले पेज पे मेरे भाइयों। एक होता है धोरे बालुका स्तूप। तो ध्यान रखना बेटा, जब मरुस्थल में इस प्रकार के बालुका स्तूप मिले जो लगातार आपको कैसे दिखाई दे? लहरदार। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो लहरदार आपके बालुका स्तूप होते हैं, जी सर, ये जो लहरदार बालुका स्तूप आप देख रहे हो सर, इन्हें कहते हैं धोरे बालुका स्तूप। तो भाई साहब जो लहरदार बालुका स्तूप होते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या? धोरे बालुका स्तूप। तो संरचना रहेगी लहरदार पाए जाने वाले बालुका स्तूप सबसे ज्यादा कहां रहेंगे? जैसलमेर में। अगली बात, धरियन किसे कहते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, जो लहरदार प्लस समतल भाग मिलेगा फिर लहरदार रहेंगे, फिर समतल मिलेगा फिर लहरदार रहेंगे। तो जब ये दो शब्द एक साथ जुड़ के आए कि लहरदार प्लस गतिशील, कि लहरदार प्लस गतिशील जो बालुका स्तूप होता है, जिसमें ये दो शब्द एक साथ आए कि लहरदार प्लस गतिशील जो बालुका स्तूप होता है उसे क्या कहते हैं? धरियन। और केवल ऐसे आए कि लहरदार बालुका स्तूप क्या होता है? तो धोरे। लहरदार प्लस गतिशील होता है तो धरियन। अगला एक बालुका स्तूप नेटवर्क। जब बेटा एक लंबी श्रृंखला के रूप में लहरदार बालुका स्तूप हो, श्रृंखला टूटे ही नहीं, मतलब कि नेटवर्क टूटना नहीं चाहिए सर। तो भाई साहब जब एक लंबी श्रृंखला देके कहे कि लंबी श्रृंखला में पाए जाने वाले प्लस कैसे? लहरदार बालुका स्तूप। जब एक लंबी श्रृंखला के रूप में आपको लहरदार बालुका स्तूप दिखाई दे तो वो कहलाता है नेटवर्क। क्या कहलाता है? नेटवर्क बालुका स्तूप कहलाता है। अगर लहरदार रहेगा तो धोरे, लहरदार प्लस गतिशील रहेगा तो धरियन, और एक लंबी श्रृंखला में आपका लहरदार रहेगा तो वो कहलाएगा बेटा नेटवर्क। और ये लगभग आपके मरुस्थल के जो क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं उनमें सब में देखने को मिलता है। देखो एक लंबी श्रृंखला में लहरदार, एक दूसरे से जुड़े हुए बालुका स्तूप रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। एक लंबी श्रृंखला के रूप में देखे जाएंगे तो ऐसे बालुका स्तूपों को नेटवर्क कहते हैं बेटा। और अगला एक बालुका स्तूप जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका नाम है अवरोधी। तो भाई साहब इसे इसी नाम से याद करेंगे बेटा। अपन के पश्चिमी मरुस्थल को पूरब में आने से रोकती है अरावली। तो अरावली पर्वतमाला की कुछ पहाड़ियां, तो अरावली पर्वतमाला के अवरोध के कारण, अरावली पर्वतमाला के बेटा अवरोध के कारण जो निर्मित आपका बालुका स्तूप है, अरावली पर्वतमाला के अवरोध के कारण जो आपका निर्मित बालुका स्तूप है, उसे मेरे भाइयों क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहते हैं अवरोधी बालुका स्तूप। अब अरावली पर्वतमाला की कुछ पहाड़ियां जिनके ये दोनों तरफ भी देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना ये बेटा पहाड़ी के दोनों ओर, ये आपके पहाड़ी के दोनों ओर पाए जाएंगे, ठीक है सर। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना, इसमें जीवावशेष सबसे ज्यादा पाया जाता है इन बालुका स्तूपों में। तो जीवावशेष सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इनको एक उपनाम भी दिया जाता है बेटा, इनको कहते हैं जीवावशेष, जीवावशेष अवरोधी बालुका स्तूप। इन्हें क्या कहते हैं? जीवावशेष अवरोधी बालुका स्तूप भी कहा जाता है। यह बहुत अच्छा एक बालुका स्तूप है, ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला के अवरोध के कारण निर्मित होने वाला बालुका स्तूप क्या कहलाता है? अवरोधी। पहाड़ी के दोनों ओर देखने को मिलता है, इनमें सबसे ज्यादा जीवावशेष आपके पाए जाते हैं, उपनाम इसीलिए जीवावशेष अवरोधी बालुका स्तूप रहेगा। और सबसे ज्यादा मिलता कहां पे है? तो ये पुष्कर में मिलता है, जी सर, बूढ़ा पुष्कर में मिलता है, ओके सर। इसके अलावा नाग पहाड़ी में देखने को मिलता है, और ये तीनों जो स्थान रहेंगे वो कहां के रहेंगे? अजमेर। इसके अलावा मेरे भाइयों ये आपका बिचून पहाड़, और इसके अलावा जोबनेर, और ये जो स्थान है मेरे भाइयों ये जयपुर के अंतर्गत रहेंगे। इन स्थानों को बेटा रट लेना, इन स्थानों को, यहां मिलेगा अवरोधी बालुका स्तूप। और अगली बात ये कि बालुका स्तूपों से संबंधित बस महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वाधिक बालुका स्तूप पाए जाते हैं कहां पे? जैसलमेर बेटा। और अगर पूछा जाए कि सभी प्रकार के सभी टाइप के सर्वाधिक बालुका स्तूप पाए जाते हैं तो वो ध्यान रखना जोधपुर में सर्वाधिक रहेंगे, जैसलमेर में सभी प्रकार के सर्वाधिक रहेंगे जोधपुर में। और मरुस्थल के सभी जिलों में पाए जाने वाला बालुका स्तूप महिला के बालों की क्लिप के समान बताया था, पैराबोलिक। और एक मरुस्थल में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है कौन? बरखान बालुका स्तूप। तो मेरे भाइयों राजस्थान का भूगोल जो अपना 0 to हीरो बैच चल रहा था उसमें अपन ने ये सारे आपके टॉपिक कर लिए मेरे भाइयों, यहां तक अपन आ चुके हैं ये।
और आज अपन ने जो किया है वो आपका ये 8वां पॉइंट किया है क्या, शुष्क मरुस्थल। कल अपन पढ़ेंगे बेटा अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये बेटा कल का अपना टॉपिक रहने वाला है। तो मेरे भाइयों कल फिर वापस से लाइव सेशन से जुड़ते हैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, उसके लिए तैयार रहिए। आज की क्लास कैसी रही है कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।